तो आज न्यूज रूम लाइव में हम बात करने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव के जाति के दाव पर। जाति का दाव या यूं कहें कि जातियां कितना महत्वपूर्ण हो जाती हैं चुनाव के समय में। पिछड़ा की राजनीति शुरू हुई मंडल के साथ, उसका दबदबा रहा। उसके बाद 2005 में जब नीतीश कुमार सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, तो अति पिछड़ा उसमें से अलग किया गया और अति पिछड़ा जो है 36% उनका समर्थन नीतीश कुमार को मिलता रहा और उसके जरिए नीतीश कुमार लगातार 2005 से 2020 तक चुनाव जीतते रहे और एक बार फिर से 2025 में एनडीए के साथ वो चुनाव में जा रहे हैं। लेकिन इस वोट बैंक को नीतीश के पाले से खींचने के लिए महागठबंधन या खास करके कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उसने भी अपनी रणनीति बना ली है और सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद अति पिछड़ा सम्मेलन कर उनके लिए घोषणाएं की हैं, एजेंडा उनके लाया है। 10 पॉइंट्स उनके सामने रखे हैं कि अगर सत्ता में महागठबंधन की सरकार आती है तो अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम यानी कि एबीसी एक्ट पारित किया जाएगा। इसके साथ ही 50% की आरक्षण की जो सीमा है उसको खत्म किया जाएगा और केंद्र सरकार को उसके लिए 9 शेड्यूल में शामिल करने के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही एबीसी वर्ग में शामिल जातियों से संबंधित अगर कोई भी मामला होगा तो उस मामले के निपटारे के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा और साथ ही जो भूमिहीन हैं उनके लिए शहरी क्षेत्रों में 3 डिसमिल जमीन आवासीय जमीन और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डिसमिल आवासीय जमीन मुहैया कराया जाएगा। इस तरह के तमाम है। निजी स्कूलों में भी आरक्षण ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी को दिया जाएगा, ये बताया गया है। अब इसका कितना फायदा पहुंचेगा ये एक बड़ा सवाल है और इसको जरा समझने के लिए चलिए अभी हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रीतम जुड़े हुए हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी को इन्होंने कवर किया, वहां के नेताओं के जो बॉडी स्ट्रक्चर रहा और उसको भी इन्होंने समझा, एनालाइज किया। जरा बताइए कि अब लड़ाई आ गई है अति पिछड़ा को लेकर एनडीए और महागठबंधन के बीच में। देखिए जो आप बता रहे थे उसमें एक महत्वपूर्ण बात कल तेजस्वी यादव ने ये और कही है कि 25 करोड़ तक का जो सरकारी ठेका होगा उसमें भी उन्होंने आरक्षण की बात की है, उसमें भी उन्होंने आरक्षण लागू करने की बात की है। साफ साफ ये दर्शाता है कि ये चुनाव को लेकर और खासकर अति पिछड़ा को लेकर ये लोग कितने गंभीर हैं। बिहार में जो कांग्रेस को जो वोट मिल रहा है, बिहार में जो महागठबंधन का जो आधार है वो मुस्लिम है, यादव है, दलित है। ये तकरीबन 36% के आसपास इनका आ रहा है। लेकिन चूंकि महादलित जो है या ईबीसी जो है वो मजबूती से 2005 से 25 तक का जो चुनाव का जो ट्रेंड रहा है उससे वो मजबूती से नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। तो आरजेडी की कोशिश है, महागठबंधन को पता है कि जब तक वो इन तीनों जाति के अलावा जब चौथे जाति या चौथे समूह का वोट अपने पास नहीं ला पाएगा, सीटें वो नहीं निकाल पाएगी, ये उन्हें पता है। क्योंकि जब वो चुनाव में जाएंगे, आपने देखा होगा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सुपौल, मधेपुरा, पूरा जो मध्य बिहार था वो या फिर जो सीमांचल का जो इलाका था वहाँ पे एनडीए जितने में कामयाब हुई थी क्योंकि वहाँ पे नीतीश कुमार का अपना एक स्ट्रांग होल्ड है। अब आरजेडी की कोशिश है कि कम से कम अगर वो करना चाहते तो क्या करना चाहते हैं तो वो बताएंगे कि हमारे पास ये 10 सूत्रीय एजेंडा है आपके लिए, यहाँ तक कि अगर ठेके भी अगर 25 करोड़ तक का देंगे तो उसमें भी इतनी सीटें आपके लिए आरक्षित होंगी। तो एक कह सकते हैं कि महागठबंधन की तरफ से ये गंभीर प्रयास है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। इसका दूसरा पहलू भी ये है कि कांग्रेस जिस तरह से राजनीति कर रही है, कांग्रेस कह रहा है कि वो उसकी सियासत में सवर्ण जो है उसकी भूमिका एक बहुत बड़ी रही है। 1980 से 90 के दशक में कांग्रेस ने 6 मुख्यमंत्री बनाए थे। आज जब हमने यही सवाल पूछा कि आप 1980 से 90 के बीच आपने 6 मुख्यमंत्री बनाए, 2 बार जगन्नाथ मिश्र हो गए, भावत झा आजाद हो गए, सत्येंद्र नारायण सिंह हो गए, तो 6 में से तो 4 तो केवल बिंदेश्वरी दुबे थे, 6 में तो केवल 4 ब्राह्मण थे। तो फिर आप इसको कैसे इस चीज़ से बाहर आ पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि
जो बातें चली गई चले गए। अब हम चाहते हैं कि जो गलतियां हुई हैं अतीत में, उस गलतियों को हटा करके हम जो है एक बड़ा फोल्ड बना चाहते हैं। और संभावना इस बात की है कि चूंकि ये मान के चलते हैं महागठबंधन के लोग कि आरजेडी यानी यादव का वोट उनको मिलना है, मुस्लिम का वोट मिलना है, दलित का वोट उन्हें मिल रहा है, तो वो इस बार की कोशिश होगी कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो दूसरी जैसे महतो है, कुशवाहा है, उनको टिकट दिया जाए ताकि उनका वोट समेटा जा सके और फिर एक वो विनिंग कैंपस में आ सके जो उनका एम्बिट है। लेकिन नीतीश कुमार ने इस बीच में, जैसे 2005 में जब वो सीएम बने, तो देश में पहला बिहार ऐसा राज्य था जिसमें पंचायत में आरक्षण उन्होंने दिया। तो नीतीश कुमार के उस वोट बैंक को काटकर छीनकर अपने झोली में लाना महागठबंधन के लिए आसान होगा या मुश्किल, आपको क्या लग रहा है? नहीं, ये इसे आसान नहीं कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि एक पार्टी है, उसका प्रयास है कि हम दिखाएंगे कि हम आपको क्या कर, नीतीश कुमार ने आपके लिए क्या किया है, हम क्या करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से आपको याद होगा कि 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की जयंती के दिन जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होती है। उसमें 50% का जो बैरियर है, इन्होंने साफ साफ कहा है कि वो बैरियर तोड़ा जाए, वो बाधा तोड़ी जाएगी। और चूंकि 10% EWS है, तो हम आरक्षण की सीमा को 75% तक ले जाएंगे। ये एक ऐसी बात है जो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल भरा होता है। तो उसको आरजेडी को पता है कि बीजेपी को कैसे मुश्किल में डाल सकते हैं। 2015 का विधानसभा चुनाव की एक मिसाल हम लोग के सामने है। तो पूरी कोशिश है कि ना केवल बयानबाजी की जाए, बल्कि एक ठोस एजेंडे के साथ जो अति पिछड़े का जो वोट है, जो दलितों का वोट है, उसके बीच पहुंचा जाए। और इसी कड़ी में जो लगातार जो हमने जो संगठन में जो परिवर्तन देखे हैं, जो मंगनी लाल मंडल बनाए गए हैं प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है, तो संगठन में भी जिस तरीके से फेरबदल किया गया है, वो दिखाता है कि महागठबंधन अति पिछड़े के वोट को लेकर शंकालु है, लेकिन वो उसके लिए गंभीर भी है। लेकिन 112 जातियां हैं अति पिछड़े वर्ग में, अब इसको लेकर वो ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है। उसमें दलित को भी डालिए, दलित भी हैं, मुस्लिम भी हैं। क्या यही एक वजह है जिसके चलते कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी का नाम सामने नहीं किया जा रहा है कि अति पिछड़ा जो है, हम एक सस्पेंस बनाए रखें और इन 10 एजेंडों के साथ वो हमारे साथ जुड़े? देखिए, इसके पीछे ये एक वजह हो सकती है, लेकिन ये ठोस वजह है ऐसा नहीं है। क्योंकि देर सवेर आखिर घोषणा होनी है तेजस्वी के नाम की, वो बिल्कुल घोषणा होनी है। भले उसमें 6 अक्टूबर का समय लग जाए या 10 अक्टूबर का समय लग जाए, वो उनके नाम की घोषणा होनी है। और कांग्रेस को भी अपनी हैसियत का अंदाजा है। दरअसल जिस तरीके से बिहार में यादवों को लेकर जो एक कॉन्सेप्ट है कि वो थोड़ी दबंग जाति है, उसके आसपास कोई दूसरी जाति एडजस्ट नहीं कर सकती है, उसका समायोजन नहीं हो सकता है, और इसी चीज़ का लाभ जो है नीतीश कुमार और भाजपा ने उठाया है। कोशिश ये होगी कि एक ऐसा मतलब कि ऐसा कैनवास बनाया जाए जहाँ पे सभी जातियों के लोग हैं और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में सब कुछ समान रूप से प्राथमिकता दी जाए। ताकि मान लीजिए कि कोई, इस बार हम लोगों ने देखा औरंगाबाद सीट पे, हमने देखा कि उन्होंने जो बंदा 4 दिन पहले तक जदयू का मेंबर था, अभय कुशवाहा, उससे आरजेडी ने टिकट दिया और वो चुनाव जीतने में औरंगाबाद से कामयाब रहे, क्योंकि वहाँ पे कुशवाहा वोटर ने उनको वोट किया। वहाँ पे दलित थे, मुस्लिम थे, यादव थे, बस जब कुशवाहा वोटर उनके साथ हो गया तो उन्होंने इस सीट पे जीत हासिल की। तो इसी तरह का प्रयोग जो है संभव है कि दोहराया जाता। लेकिन कुशवाहा वोट की अगर हम बात करें तो एक रिएक्शन भी देखने को मिला था 2024 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। जब पवन सिंह खड़े हो गए थे तो उसकी वजह से पूरा चारों सीट शाहाबाद की निकल गई थी और औरंगाबाद भी उसमें निकली। तो उपेंद्र कुशवाहा इधर हैं, जीतन राम मांझी भी इधर हैं, तो क्या उसका, और नीतीश कुमार तो खुद हैं ही, तो उसका कुछ इम्पैक्ट है? और दूसरी चीज़ ये कि आज जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रभारियों का ऐलान किया, उसमें धर्मेंद्र प्रधान को, वो एक अपने आप में एक रणनीतिकार माने जाते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को भी यहाँ पर सह प्रभारी बनाया है। केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने सह प्रभारी बनाया है। उत्तर प्रदेश के बड़े दिग्गज नेता है, हालांकि उनकी पृष्ठभूमि गैर भाजपा की पहले रही है, बाद में वो भाजपा में शामिल हो गए। 2017 में जो जीत हुई थी उसमें उनकी एक बड़ी भूमिका थी। वो मुख्यमंत्री पद के भी वो इनकम्बेंट थे, बताया जा रहा था वो पिछड़ों का वोट बीजेपी की झोली में डालने में। बिल्कुल। तो देखिए, होगा ये कि जिस जाति, अगर ये फल्ला जाति ने देखा है, जैसे मान लीजिए कोई जाति वोट करने के लिए जा रही है, वहाँ पे अगर
कुशवाहा जाति का उम्मीदवार होगा या कोरी कुरीमी का उम्मीदवार होगा, तो कहीं न कहीं ये जातियाँ भी सोचेंगे कि पार्टी कोई भी हो, अगर हमारा उम्मीदवार जीत रहा है, अगर इस पैटर्न पे, अगर जाति के पैटर्न पे वोटिंग होती है, तो आरजेडी कहीं न कहीं अपनी रणनीति में, या महागठबंधन जो है अपनी रणनीति में कामयाब होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका प्रीतम। और प्रीतम ने बताया कि आखिर कांग्रेस की रणनीति क्या है। शरद सांकृत्यायन जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं और जरा उनसे इस राजनीति को समझने की कोशिश करें। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका। जरा बताइए, ये जो जाति का दाव चला जा रहा है, चाहे वो एनडीए की तरफ से हो और अब तो खुलकर महागठबंधन की तरफ से कल अति पिछड़ा सम्मेलन करके 10 एजेंडे का ऐलान किया गया, क्या इम्पैक्ट होगा इसका? देखिए, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि बिहार की पूरी राजनीति जाति के आसपास ही, जातिगत समीकरण के आसपास ही घूमती है और सब लोग जाति कार्ड खेलते हैं और जाति पर ही चलता है। अब सवाल ये है कि आरक्षण का कितना, जो आरक्षण का जो ये माहौल बनाया जा रहा है, उसका क्या असर होगा बिहार के चुनाव में और आगे की राजनीति में। तो आरक्षण का देखिए, सभी पार्टियां आरक्षण को लेकर आगे बढ़ रही हैं। एनडीए भी कह रही है कि आरक्षण बिल्कुल रहेगा और सबके लिए रहेगा, आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। और महागठबंधन भी और कांग्रेस भी सब इसी लाइन पर हैं। लेकिन अब सवाल ये नया उठने लगा है, जो कांग्रेस की तरफ से जो नया सवाल उठाया जा रहा है कि भागीदारी के, हिस्सेदारी के हिसाब से भागीदारी कि कितना आरक्षण होना चाहिए अति पिछड़ों का और दलितों का। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर कितना आरक्षण। तो अभी 50% का जो एक बैरियर है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो अब सब लोगों को ये पता है कि अगर कोई पार्टी ये दावा कर रही है कि यदि हम बिहार की सत्ता में आते हैं तो आरक्षण को हम 70% कर देंगे या 80% कर देंगे, तो ये लोगों के आंख में धूल झोंकने वाली बात है। राज्य सरकार आरक्षण नहीं बढ़ा सकती है, आरक्षण का कोटा नहीं बढ़ा सकती है। कुछ राज्यों ने पहले भी ये कोशिश की है, जो कि अंत में सुप्रीम कोर्ट से वो निरस्त कर दिया गया, क्योंकि 50% का जो कोटा वो बना हुआ है। अगर आरक्षण में कहा भी गया है ना कि बढ़ाना है 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के लिए बने कानून को 9 शेड्यूल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। जी वो तो ये वही हाँ, उसी पर मैं आ रहा हूं कि उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना होगा। हाँ, कि आप संविधान में संशोधन करना होगा। तो संविधान में संशोधन करने के लिए जो बहुमत चाहिए वो पहले सरकार में आपको होना होगा। वो बहुमत आपके पास होनी होगी दोनों सदनों में, तब जाके संविधान में संशोधन करके आप उसकी आरक्षण की सीमा को बढ़ा सकते हैं। तो बीजेपी अभी तक आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात नहीं कर रही है। सरकार में बीजेपी है केंद्र में अभी। कांग्रेस दावा कर रही है कि हम अगर आएंगे तो बढ़ा देंगे। तो ये भविष्य की बात है कि कब आएंगे और कब वो बढ़ाएंगे या क्या करेंगे। पहले भी कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही है केंद्र में भी। तो न मंडल कमीशन कांग्रेस ने अपने शासनकाल में लागू किया पिछड़ों के लिए, मंडल कमीशन भी वीपी सिंह ने लागू किया। कांग्रेस की सरकार में दशकों तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट धूल खाती रही, कांग्रेस ने लागू नहीं किया मंडल कमीशन। ये लोगों को समझना होगा। मंडल कमीशन लागू किया वीपी सिंह ने अपने शासनकाल में। अब जब 50% का जो एक सीमा तय है, उस सीमा को बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत है। वो केंद्र में जब आप सत्ता में आएंगे तब आप वो कोशिश कर सकते हैं। अभी आप सत्ता में नहीं है केंद्र में। तो क्या ये महागठबंधन को जो उनका जो अपना एक समीकरण था एमवाई का, वो अब एनडीए की पर हावी होता दिखाई नहीं दे रहा, भारी पड़ता दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए इसके सेंधमारी की जरूरत आ पड़ी अति पिछड़े वर्ग की? नहीं, देखिए, अति पिछड़ा वर्ग एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, ये सबको पता है। तो अति पिछड़े वर्ग को लुभाने की कोशिश तो हमेशा से होती है और हर पार्टी, हर गठबंधन करता है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार भी ये कोशिश हो रही है, दोनों तरफ से, एनडीए की तरफ से भी होगी और महागठबंधन की तरफ से भी होगी। अब महागठबंधन का मूल जो वोटर है एमवाई समीकरण पर चल रहा है।
तो एमओआई समीकरण अपनी जगह है, लेकिन वहां पर उनके साथ संकट है कि एक तरफ ओवैसी जी की पार्टी एआईएमआईएम है, तो वो उन्होंने पिछले चुनाव में भी 2020 के चुनाव में भी अच्छा खासा मुस्लिम वोटों का नुकसान किया था आरजेडी का और महागठबंधन का। इस बार फिर से वो अलग चुनाव लड़ेंगे, तो एक खतरा वो है कि मुस्लिम वोटों के बिखराव का खतरा महागठबंधन को सता रहा है। दूसरी बात, यादव हैं आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ यादव हैं, लेकिन 100% यादव महागठबंधन के साथ हैं ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यादव का अच्छा खासा वोट एनडीए को भी मिलता रहा है और इस बार भी मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो एमवाई समीकरण के सहारे सिर्फ पूरी चुनाव को आप जीत कर सरकार बना लें, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो अब बचते हैं सवर्ण, दलित और अन्य जो अति पिछड़े वर्ग हैं वो बचते हैं। तो उनमें कितना सेंध महागठबंधन लगा सकती है दलित वोटों में और सवर्ण वोटों में, और साथ में अति पिछड़े वर्ग में वो कितनी पैठ अपनी बना सकती है, इसकी सारी कोशिश और कवायद चल रही है। लेकिन बहुत शुक्रिया जी इसको छोड़ देगी। हाँ, जी हाँ, बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। ये शुरुआत अब चुनाव का हो गई है और इसको लेकर आगे भी हम इसकी समीक्षा करते रहेंगे। शुक्रिया आपका। लेकिन जरा और हलचल जो रहेगी अगले आज कल और आगे कुछ दिनों के बारे में हम आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को सौगात देंगे। इसके साथ ही महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफर करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कल बिहार पहुंच रहे हैं। अमित शाह अररिया में रैली को संबोधित करेंगे अगले दिन, और कल पटना के सदाकत आश्रम में प्रियंका गांधी आने वाली हैं। जीविका और आशा वर्कर से संवाद करेंगी प्रियंका, और मोतिहारी में जनसभा को भी संबोधित करेंगी। और इन तमाम जो हलचल है उस पर हमारी नजर रहेगी और कशिश न्यूज के जरिए हर एक हलचल के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, खबर देते रहेंगे। फिलहाल न्यूज रूम लाइव से अभी इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।